हेलो स्टूडेंट्स, ये 20th लेक्चर है और हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस इन टेंसर फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। अब मैक्सवेल इक्वेशंस में हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। ये गॉसेस लॉ को रिप्रेजेंट करता है, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। ये आपका गॉसेस लॉ का मैग्नेटिक काउंटर पार्ट है, मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड दिस इज एम्पियर्स लॉ। बेसिकली दिस इज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ये मॉडिफिकेशन मैक्सवेल ने किया था। अब ये जो बीच वाले दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 और 3, ये होमोजीनियस मैक्सवेल इक्वेशंस कहलाते हैं क्योंकि इनमें कोई सोर्स टर्म चार्ज या करंट डेंसिटी नहीं है। बाकी दोनों इनहोमोजीनियस मैक्सवेल इक्वेशंस कहलाएंगे 1 और 4। अब हम क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस को लेके और बी और ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल के टर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो हमने डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0 लिया, इक्वेशन लिया, और एक वेक्टर कैलकुलस का प्रॉपर्टी यूज किया कि डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो बी कैन बी रिटन एज कर्ल ऑफ ए, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज कर्ल ऑफ ए। सिमिलरली मैंने जो थर्ड इक्वेशन लिया, अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। बी को आप कर्ल ऑफ ए वेक्टर पोटेंशियल रखिए और कर्ल को बाहर कर दीजिए, माइनस डेल कर्ल ऑफ डेल ए बाई डेल टी हो जाएगा। इसको इधर ले जाइए, कर्ल को बाहर ले लीजिए, तो कर्ल क्रॉस ये आपका डेल क्रॉस आ गया, ई प्लस डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है, कर्ल ऑफ ए ग्रेड फाई, कर्ल ऑफ ए नेगेटिव ऑफ ग्रेड फाई इज 0। तो इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, एंड सो ई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द इन टर्म्स ऑफ स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस आ गए, मैंने यहाँ से एक साथ लिखा है। So these are the electric field and magnetic field in terms of the scalar potential and vector potentials. अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लीजिए। अगर कंपोनेंट फॉर्म में आप लिखते हैं तो ई एक्स इसका लेंगे तो इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे, इसका भी एक्स कंपोनेंट लेंगे। ये आपके पास कंपोनेंट फॉर्म है। और ए म्यू क्या है, ए म्यू 4 वेक्टर है, 4 वेक्टर का लिंक भी आपको हम डाल देंगे। तो ए म्यू आपके पास 5/c और ए 0 है वो 5/c और ए आई है वो ए है, A1 A2 A3 या ए एक्स ए वाई ए जेड। अब अकॉर्डिंगली हमने यहाँ क्या किया, एक्स को रहने दिया, फाई की जगह पर अगर लिखेंगे तो A0C लिखेंगे, ए एक्स आपके पास A1 हो गया। इसको कॉन्ट्रावेरिएंट है तो कॉन्ट्रावेरिएंट रहने दीजिए, कोवेरिएंट बनाइएगा तो सेम रहेगा। अगर आप x1 x2 x3 को कोवेरिएंट से कॉन्ट्रावेरिएंट हो जाएगा, साइन आपका सेम, सब कुछ सेम रहेगा। हाँ, x0 का अगर आप ले जाते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट, एक एडिशनल नेगेटिव साइन आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो आपके पास ई एक्स कंपोनेंट इस तरीके से निकल गया, तो ई एक्स बाई सी आपका ये हो गया। सिमिलरली आपका ई वाई बाई सी, ई जेड बाई सी आप निकाल सकते हैं। सेम केस, सिमिलर प्रोसेस से आपने ये निकाल लिया। अब जो सेकेंड इक्वेशन था आपके पास बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, वहां से आप कंपोनेंट फॉर्म में आते हैं तो बी एक्स आपके पास इस तरीके से आएगा, बी एक्स आएगा डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड। ये जेड में तो थ्री कंपोनेंट है, 2 3 2, बी एक्स डेल 2 A3 माइनस डेल 3 A2। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का पोटेंशियल के टर्म में एक कंपोनेंट। सिमिलर इसके बी वाई बी जेड तीनों कंपोनेंट आप प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारे पास 6 कंपोनेंट हो गए, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के और 3 मैग्नेटिक फील्ड के, और हर एक कंपोनेंट को हमने वेक्टर पोटेंशियल जो है 4 वेक्टर पोटेंशियल के टर्म में लिख लिया। सो इन दो इक्वेशन, जो 4 इक्वेशन नंबर 3 है और जो एफ म्यू की एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अगर हम कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि जो ये 6 कंपोनेंट किसके द्वारा दिया जाएगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंशन के द्वारा। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंशन क्या है, बेसिकली फील्ड स्ट्रेंथ। इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में मैंने किया था, तो इसका लिंक शेयर कर दूंगा ताकि उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए होगा तो उस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। तो ये आपके पास एफ म्यू डेल म्यू ए न्यू माइनस डेल म्यू ए म्यू। अब इसकी एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को और इसके डिफरेंशियल को यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन। आप चेक कर लीजिए, इसके जगह पे ये बैठा दीजिए। सिमिलरली एफ का ये फॉर्म यहाँ से निकाल के यहाँ बैठाइए और यहाँ बैठे, 6 टर्म आएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 0 तो ये सेटिस्फाइड है। अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है वो 2 इनहोमोजेनियस मैक्सवेल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम निकाल लेते हैं कौन कौन से इक्वेशन से। मान लीजिए हमने लैम्डा इक्वल टू 1 रखा, म्यू इक्वल टू 2 म्यू इक्वल टू 3 रखा, तो अकॉर्डिंगली आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। और जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा डेल बी एक्स बाई डेल एक्स डेल बी बाई डेल डॉट बी इक्वल टू 0, ये आपका आ गया
फर्स्ट होमोजेनियस इक्वेशन। सिमिलरली अगर आप डेल इक्वल 0 म्यू इक्वल टू 1 म्यू इक्वल टू 2 रखते हैं और सेम पैटर्न पर बैठाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सॉल्व करते वक्त, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा। ये इंडिसेस है कि ऊपर नीचे कैसे करना है, कॉन्ट्रावेरेंस कोवेलेंट कैसे बनाना है, कहाँ पे इंडिसेस होगा तो सही है गलत, ये आपको बार बार करने के बाद ही आएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए 1 2 है। आप एक बात ध्यान रखिए, एफ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल है उसका 0th कंपोनेंट 0 1 0 2 0 3 होगा, या 1 0 2 0 3 0 होगा, वो सारे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हैं। और जो स्पैटिकल कंपोनेंट है 1 2 2 3 1 1 2 1 3 2 3 3, वो जो कंपोनेंट हो गए वो आपके डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का टेम्पोरल, मतलब सॉरी मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका 0th वाला कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी सी बात करनी थी। ठीक है, तो ये आप इसको अगर लेके आते हैं तो आप जब सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देख के सॉल्व कीजिए, आपको क्या आएगा, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा डेल क्रॉस सी का, डेल क्रॉस सी सॉरी जेड कंपोनेंट आ जाएगा। ई एक्स नहीं होगा, एक्स बनेगा तो लिख दिया, डेल क्रॉस सी का एक्स जेड कंपोनेंट और डेल बी बाई डेल जेड, डेल बी जेड बाई डेल टी। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड थर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से क्लियर है कि जो इक्वेशन हमने लिखा था एफ म्यू का साइक्लिक ऑर्डर में डेरिवेटिव के साथ, तो वो आपको रिप्रेजेंट करता है होमोजेनियस मिक्स इक्वेशंस के दो इक्वेशंस को, मतलब डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी और डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। और एक इंटरेस्टिंग है कि जो इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है, ये 6 ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 6, इसको आप डेल म्यू जी म्यू न्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन सेम चीज़ रिप्रेजेंट करेगा और सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास। ये आ गया डेल म्यू जी म्यू इक्वल 0, मतलब हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोवेलेंट फॉर्म क्या है वो क्या है, डेल न्यू जी म्यू न्यू 0 आइदर और डेल म्यू न्यू एफ न्यू लैम्डा प्लस साइक्लिक ऑर्डर इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशंस हमारे पास हैं जो मैक्सवेल्स के दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम आते हैं जो नॉन होमोजेनियस या इन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो देखिए जो इन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं। अब पॉइजन इक्वेशंस तो सबको पता है, डेल स्क्वायर 5 माइनस रो बाई एप्सिलॉन 0, मैग्नेटिज्म में जाएगा डेल स्क्वायर ए 0 जे, ए म्यू आपको पता है, डेल म्यू आपके पास डेल 0 डेल डेल्टा ऑपरेटर है। तो ये आपका पॉइजन रेशियो है, ये 3 डायमेंशन में स्पेशल कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। अगर इसको जनरलाइज किया जाए मैथमेटिकली, ठीक है, टाइम डायमेंशन में इसे इंक्लूड किया जाए, ये फॉर्म आपका, मतलब टाइम डायमेंशन इंक्लूड करने का मतलब है कि स्टैटिक था अभी डायनेमिक हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स था मैग्नेटोस्टैट्स, अब ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया कम्प्लीटली। ठीक, तो आपके पास ये जो 3 वेक्टर था, अब उसको अगर आप इंक्लूड करेंगे ये तो 4 वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को, ये क्वेश्चंस क्या है, इसमें टाइम वाला कंपोनेंट नहीं है, हमने टाइम कंपोनेंट लिया है, मतलब ये स्टैटिक केस था, चाहे चार्ज का हो चाहे करंट का हो, बट ये अब डायनेमिक केस हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को एक फॉर्म एक लाइन में कैसे लिखें, कोवेलेंट फॉर्म या टेंशन फॉर्म। तो आप ध्यान दीजिए, फाई और ए आपस में है, फाई तो फाई यहाँ पे है, फाई और ए, ठीक है, तो ये आपके पास फाई और ए होना चाहिए प्रॉब्लम, ये ए होगा, ये होगा। इसको हम लिख सकते हैं डेल न्यू ऑफ ए न्यू, और ये आपके पास माइनस म्यू 0 जे न्यू, तो जे न्यू इसके डेरिवेटिव म्यू म्यू न्यू आपका फ्रेंड इंडिसेस है और ये म्यू म्यू डम इंडिसेस है, डेल म्यू ए न्यू इज टू माइनस म्यू 0 जे न्यू, ये आपके पास आ गया एक इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसका
एक इक्वेशन जो हमने प्रिंट किया क्वेश्चन 5 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंशन, उसको ले लिया हमने और डेरिवेटिव कर दिया उसका न्यू के, डेल न्यू के उसका, तो हमारे पास ये टर्म आएगा आपस में। अब एक यूज कर रहे हैं गेज, जो कहते हैं लॉरेंज गेज। लॉरेंज में गेज में क्या है, डेल न्यू ए म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, ये इधर आ गया, डेल न्यू ए न्यू हो गया, ये टर्म तो 0 हो जाएगा आपस में। और डेल न्यू ए म्यू आपके पास क्या है, डेल न्यू ए न्यू म्यू 0 जे न्यू। अब आप उसमें चिंता नहीं करना है जी, यहाँ न्यू न्यू है, यहाँ म्यू म्यू है। रिपीटेड इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ भी म्यू म्यू लिख सकते हैं तो यहाँ न्यू हो जाएगा, यहाँ भी न्यू लिख सकते हैं, यहाँ म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इक्वेशन 8 और 9 को अगर कंबाइन करेंगे तो आपके पास लॉरेंज कंडीशन जो आएगा वो आएगा डेल न्यू ए न्यू इक्वल टू 0। आपके पास लॉरेंज गेज जो है, इसको लॉरेंज कंडीशन या लॉरेंज गेज कहते हैं, ये डेल न्यू ए न्यू इक्वल टू 0 है, ठीक। तो आपके पास, और इसको अगर आप खोलेंगे, डेल न्यू ए न्यू 0 को अगर आप ओपन करते हैं, 0 0 प्लस 1 1 2 2 3 3, तो हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा अगर डेल डॉट 5 प्लस 1/c डेल 5 डेल टी 0, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया इसके फॉर्म। लॉरेंज कंडीशन इस तरह से भी लिखा जाएगा। अब दोनों को, लॉरेंज कंडीशंस को और जो मैक्सवेल फील्ड स्ट्रेंथ का डेफिनेशन है, उन दोनों को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन से ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है, ये पोर्शन डेल न्यू ए म्यू, ये आपका ये टर्म आ जाएगा। और ये जो टर्म डेल म्यू इसको इधर ले गए, म्यू को इधर ले आए, तो डेल न्यू ए म्यू डेल म्यू हो गया, डेल न्यू ए म्यू आपके पास 0 है, ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि फील्ड स्ट्रेंथ का डेरिवेटिव आपने लिया, ये आ गया, और इसमें अपने कंडीशन लगा दिया, तो ये आपका लॉरेंज गेज की वजह से 0 हो गया, और ये आपका माइनस ऑफ म्यू नॉट जे न्यू हो जाता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। आपके पास जो इक्वेशन बचा वो है डेल म्यू एफ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट जे म्यू। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, यही आपका इक्वेशन है जो इनहोमोजेनियस मैक्सवेल इक्वेशंस के लिए, इनहोमोजेनियस मैक्सवेल इक्वेशंस के लिए। तो आप इसे ऑप्टेन करके चेक कर सकते हैं। अपने म्यू इक्वल टू 1 रख दिया तो म्यू 1 रह गया, तो 0 0 1 1 1 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, 2 2 3 3, और ये अकॉर्डिंगली 1 सब में बन जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करते हैं इसको, हमने ये लिख दिया, फिर उसको x के टर्म में ले आए, डेरिवेटिव को x, और ये सॉल्व करते जाएंगे। तो देख लीजिए, जो तरीका हमने सॉल्व करने का निकाला था, टेंशन को समझाया था, वही तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आपका फ्री इंडिसेस म्यू है, उसकी वैल्यू 1 रख दी, बाकी सबका डिपेंडेंट इंडेक्स है तो समेशन कर दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो F10 आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट देगा, 1 2 आपको मैग्नेटिक फील्ड, और ये J। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का आपका ये पोर्शन है, ये क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ डेल क्रॉस बी आ रहा है, और म्यू नॉट जे एक्स दिस आ रहा है। तो आपके पास आया क्या, डेल क्रॉस बी का एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एक्स प्लस म्यू नॉट ए एक्स बाई डेल टी। तो ये आपका क्या आ गया, एम्पियर्स लॉ वाला मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशंस का फोर्स इक्वेशंस आ गया, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि मैक्सवेल इक्वेशंस 4 हैं, और 4 को हम 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट कर पाते हैं, कोवेलेंट फॉर्म या टेंशन फॉर्म में। एक इक्वेशन हमारा क्या आता है, डेल न्यू जी म्यू न्यू इज इक्वल टू 0 आइदर, और डेल्टा म्यू एफ न्यू लैम्डा का इनसाइक्लिक ऑर्डर इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, डेल न्यू एफ म्यू न्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट जे म्यू, और इसको सॉल्व करके हम ले आए। यही 2 इक्वेशन हमारे पास है, एक साथ मैंने लिखा होगा। ये इक्वेशन थी, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हमने डेल डॉट एम्पियर्स लॉ निकाला था, और इस इक्वेशन से हम म्यू इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा जो सेकेंड इनहोमोजेनियस इक्वेशन से वो भी आ जाएगा। 0 रखा तो 1 0 1, म्यू इक्वल टू 0 रखते हैं, म्यू कहाँ पे है, जो फ्री इंडिसेस है वो 0 है,
अब इसको ओपन कर लीजिए तो सिंपल है, 1 है तो x होगा, 2 है y, 3 है z होगा, डेली x बाई डेल एक्स, डेली y बाई डेल वाई, डेली z बाई जेड म्यू जीरो, और जे जीरो आपका जो है वो सी रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेल डॉट ई, सी यहाँ पे चला गया सी स्क्वायर के म्यू नॉट स्क्वायर रो, और सी स्क्वायर आपके पास 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, उसकी जगह पे अब ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कट के 1 बाय एप्सिलॉन रो बाय एप्सिलॉन। तो इससे क्लियर क्या हुआ, हमारे पास जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस है वो दो इक्वेशंस है, आइदर ये और ये, एक जो कि होमोजेनियस मैक्सवेल्स इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका इनहोमोजेनियस मैक्सवेल्स इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो दो इक्वेशंस हमारे कोवेलेंट या टेंसर फॉर्म में आए जो कि चारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसके बारे में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे मेल बॉक्स पे या यूट्यूब चैनल पे या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक है, थोड़ी सी दिक्कत इसमें हो सकती है इनिशियल, क्योंकि ना टेंशन आपको अच्छे से पता है ना इंडस्ट्री, फिर भी मैंने कोशिश किया कि अपने लेक्चर्स में, पुराने लेक्चर्स में चीज़ों को ऐसे इंक्लूड करते हैं कि हम जो आगे काम आएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज ये थैंक्स।